सो हेलो एवरीवन, मैं अमन एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं पैरामेडिकल सारथी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, फंडा बॉक्स के अंदर एक और बेहतरीन टॉपिक लेके आए हैं जिससे एग्जाम में अच्छे खासे क्वेश्चंस बनते हैं और अक्सर पूछे जाते हैं। टॉपिक का नाम है बोन मैरो एग्जामिनेशन। बोन मैरो एग्जामिनेशन यानी हिंदी में बोले तो अस्थि मज्जा परीक्षण। ठीक है, इसके बारे में बेसिक टू एडवांस थ्योरी के साथ साथ वन लाइनर्स पूरा इसी टॉपिक में कवर करके चलेंगे। ठीक है, इसके बाद दोबारा आपको ये टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार पढ़ो और सारी चीज़ें यहीं से समझते हुए आगे बढ़ो। नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो चैनल ज्वाइन कर लेना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँ डेफिनेशंस की, तो बोन मैरो क्या है, अस्थि मज्जा क्या है, इस परीक्षण को क्या बोलते हैं, इसके बारे में देखते हैं। बोन मैरो एग्जामिनेशन इज अ डायग्नोस्टिक प्रोसीजर टू इवैल्यूएट द हेल्थ एंड फंक्शनैलिटी ऑफ द बोन मैरो। यानी बोन मैरो परीक्षण या अस्थि मज्जा परीक्षण एक ऐसा डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, पता करते हैं हेल्थ और फंक्शनैलिटी के बारे में। किसकी? बोन मैरो की, यानी अस्थि मज्जा की। हम पता करते हैं अस्थि मज्जा सही काम कर रहा है, बोन मैरो सही काम कर रहा है। बोन मैरो का क्या काम है अभी आगे समझेंगे, पर इतना समझो कि बोन मैरो एग्जामिनेशन का क्या मीनिंग हुई। हेल्थ और फंक्शनैलिटी जानने के लिए किसकी? बोन मैरो की। ठीक है, इट यूज टू इन्वेस्टिगेट हिमेटोलॉजिकल ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर बाय एग्जामिनिंग द बोन मैरो इनसाइड बोन्स। ये क्या करता है? इट यूज टू इन्वेस्टिगेट, ये यूज करता है इन्वेस्टिगेट करने के लिए हेमाटोलॉजिकल या ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स बाय एग्जामिनिंग द बोन मैरो इनसाइड द बोन्स। ठीक है, ब्लड रिलेटेड या हेमाटोलॉजिकल के अंदर इस टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स का पता लगाने के लिए। कैसे एग्जामिन करते हैं? बोन मैरो, जो मैरो होता है, जो मज्जा होता है, किसके अंदर होता है? ये बोन के अंदर होता है, अस्थियों के अंदर अंदर होता है। उसी का पता लगाने के लिए हम बोन मैरो एग्जामिनेशन करते हैं। हम बात करें टाइप्स ऑफ बोन मैरो की। टाइप्स ऑफ बोन मैरो यानी कितने टाइप्स के बोन मैरो होते हैं, तो देखो दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है रेड बोन मैरो, एक होता है येलो मैरो। एक होता है लाल मज्जा, एक होता है पीत मज्जा। ठीक है, तो रेड मैरो क्या काम होता है? एक्टिवेट एक्टिव मैरो दैट प्रोड्यूस आरबीसी, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। तो रेड मैरो का काम होता है, एक एक्टिव मैरो होता है, यानी एक ऐसा मज्जा होता है जो एक्टिव कंडीशंस में होता है। और अगर हम बात करें आरबीसी का, डब्ल्यूबीसी का और प्लेटलेट का, इनकी प्रोडक्शन कौन करता है? तो इनकी प्रोडक्शन करता है रेड मैरो। 5 स्टार क्वेश्चंस है, इसको याद कर लेना कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, इनका निर्माण किसमें हुआ? लाल मज्जा में हुआ। इतनी चीज क्लियर है। येलो मैरो के बारे में बात करें तो पीत मज्जा के बारे में, फैटी होता है, इनएक्टिव मैरो होता है। तो दोनों में मेन डिफरेंस याद करना कि एक्टिव कौन था और इनएक्टिव कौन था। तो एक्टिव मेरे भाई था, एक्टिव था रेड मैरो, और इनएक्टिव है येलो मैरो। तो ये इनएक्टिव होता है, साथ के साथ फैटी होता है, मेनली फॉर फैट स्टोरेज। अब दोनों का मेन काम आपको समझ में आ गया ना। रेड मैरो का काम हुआ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट का प्रोडक्शन करना। येलो मैरो का काम हुआ फैटी होता है, इनएक्टिव होता है और मेनली फॉर फैट स्टोरेज। इतना चीज क्लियर हुआ। अब समझो कैसे याद रखोगे। कैसे याद रखोगे? तो सीधा सीधा रेड मतलब होता है लाल, रेड मतलब होता है लाल, लाल का मतलब होता है खून। तो खून कहाँ बनेगा आपका? रेड मैरो में बन जाएगा। अब सिंपल सी बात है, एक याद कर लिया तो बचा फैट स्टोरेज, वो बन जाएगा येलो मैरो में। इतनी चीज क्लियर है। चलो, इंडिकेशंस के बारे में बात करें। हम क्यों करते हैं बोन मैरो एग्जामिनेशन? हम अस्थि मज्जा परीक्षण क्यों करते हैं, उसके बारे में इंडिकेशंस क्या मिलती हैं कि हमें अब बोन मैरो एग्जामिनेशन करनी चाहिए। देखो, अनएक्सप्लेन्ड एनीमिया, एक ऐसा एनीमिया व्यक्ति को हो जिसके बारे में हमें ना पता हो, हमें पता करना हो कि कौन सा एनीमिया है इस व्यक्ति में, तो हम क्या करेंगे? बोन मैरो एग्जामिनेशन करेंगे। डायग्नोसिस ऑफ ल्यूकीमिया या लिम्फोमा, लिम्फोमा या ल्यूकीमिया की डायग्नोसिस करने के लिए। मल्टीपल माइलोमा सस्पिशियन, मल्टीपल माइलोमा की कंडीशन हो, उस कंडीशंस में भी हम बोन मैरो एग्जामिनेशन करेंगे। पैनसाइटोपिनिया, पैनसाइटोपिनिया क्या कंडीशन है भाई? रिडक्शन ऑफ आल ब्लड सेल। अब देखो, रेड ब्लड सेल घटेगी, डब्ल्यूबीसी घटेगी, आरबीसी घटेगी, प्लेटलेट घटेगी, तो इन सब की कंडीशंस का नाम अलग है। लेकिन पैनसाइटोपिनिया कैसी कंडीशंस है जिसमें क्या होता है? रिडक्शन ऑफ ऑल ब्लड सेल, सभी ब्लड सेल्स का घट जाना। अब सभी ब्लड सेल घटेंगी तो इसका क्या मतलब हुआ? जो बोन मैरो था भैया, बोन मैरो के अंदर क्या हो रहा था? बोन मैरो के अंदर सभी ब्लड सेल्स का निर्माण हो रहा था। रेड मैरो के अंदर कौन कौन सी? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, तीनों का निर्माण हो रहा था। अब तीनों ही घटेंगी तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे पैनसाइटोपिनिया। इस कंडीशन के जांच करने के लिए हम कौन सा जांच लगाएंगे? तो बोन मैरो एग्जामिनेशन करेंगे। फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन,
एक ऐसा बुखार जिसका हमें पता नहीं चल पा रहा है कि इसकी ओरिजिन कहाँ से है, जिसको हम बोलते हैं एफयूओ। इसका पता लगाने के लिए हम बोन मैरो एग्ज़ामिनेशन करते हैं। अगला देखो, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया की कन्फर्मेशन के लिए हमें कन्फर्म करना हो कि व्यक्ति को मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है, ये कन्फर्म करने के लिए हम कौन-सा टेस्ट लगाएँगे? हम लगाएँगे बोन मैरो एग्ज़ामिनेशन। इतनी चीज़ क्लियर है। इवोल्यूशन ऑफ स्टोरेज डिजीज़। इवोल्यूशन ऑफ स्टोरेज डिजीज़ के बारे में पता लगाना हो, स्टोरेज डिजीज़ेज़ के बारे में पता लगाना हो, तो भी हम बोन मैरो एग्ज़ामिनेशन करेंगे। एग्ज़ाम्पल ले लो गाउचर्स डिजीज़। इतना चीज़ क्लियर है? अब देखो, टेस्ट के बारे में देखो, बोन मैरो एग्ज़ामिनेशन में हम 2 तरीके के टेस्ट करते हैं। हमेशा याद रखना, ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है एस्पिरेशन, एक होती है बायोप्सी। बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, याद रखना, इससे क्वेश्चंस आते हैं। एस्पिरेशन का मतलब हुआ एस्पिरेशन, एस्पिरेट करना, खींचना। इतनी चीज़ क्लियर है? टू कलेक्ट फ्लूइड एंड सेल्स। अगर हमें केवल फ्लूइड चाहिए, सेल्स चाहिए, उन्हें खींचना हो तो हम क्या करेंगे? एस्पिरेशन करेंगे। और बायोप्सी, दूसरी चीज़ है बायोप्सी। बायोप्सी क्यों करेंगे? टू कलेक्ट अ सॉलिड कोर ऑफ टिश्यू। अगर हमें कोई टिश्यू का टुकड़ा चाहिए, ठीक है? अगर देखो, ये सिरिंज है मान लो, ठीक है? ये सिरिंज है, सामने आपका पिस्टन, इससे हम क्या करेंगे, मान लो खींच लिया हमने कोई ब्लड को, मान लो हमने वेन से लिया, तो इसको हम बोलते हैं फ्लूइड, ठीक है? ब्लड जो होता है वो फ्लूइड होता है, इसको हम वेन से कलेक्ट करते हैं जाँच के लिए, तो ये तो फ्लूइड हो गया। अगर हमें कोई टिश्यू का टुकड़ा चाहिए, कोई टिश्यू का टुकड़ा चाहिए, ये जाँच करने के लिए कि इसका हमें इसमें अंदर कोई कैंसर वगैरह तो नहीं है, बायोप्सी करनी हो, मेनली हिस्टोपैथोलॉजिकल के अंदर हम किसकी स्टडी करते हैं? हिस्टो का मतलब होता है टिश्यू, तो टिश्यू की अगर स्टडी करनी हो, तो हम क्या करेंगे? बायोप्सी करेंगे। टिश्यू का टुकड़ा लेंगे क्योंकि हमें टिश्यू की स्टडी करनी है, तो बायोप्सी, बोन मैरो बायोप्सी कब हम करेंगे? जब करेंगे एक सॉलिड कोर ऑफ टिश्यू। अगर एस्पिरेशन करेंगे, तो एस्पिरेशन मतलब कलेक्ट करेंगे हम केवल फ्लूइड और सेल्स। क्या ये चार्ट क्लियर है? इतनी चीज़ समझ में आ जाई। आगे देखो, यूजुअली बोथ आर डन टुगेदर फॉर एक्यूरेट रिजल्ट्स। कभी-कभी ऐसे कंडीशंस में जहाँ हमें एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए होता है, हम क्या करते हैं? दोनों करते हैं, बायोप्सी भी कर लेते हैं, एस्पिरेशन भी करते हैं। इतनी चीज़ क्लियर है? चलो आगे बढ़ जाओ। अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और सामने नीडल भी। ये दोनों यहीं से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनते हैं, बोन मैरो में अक्सर चीज़ें ध्यान रखना, ठीक है? कॉमन साइट्स फॉर सैंपल कलेक्शन। अगर हमें सैंपल कलेक्ट करना हो, उसकी कॉमन साइट्स क्या हैं? आगे देखो, एडल्ट के अंदर बात करें, पोस्टीरियर इलियक क्रेस्ट, पोस्टीरियर इलियक क्रेस्ट या पोस्टीरियर इलियक स्पाइन बोलते हैं इसको। बैक ऑफ पेल्विक बोन का बैक होता है ये, इससे कलेक्ट करते हैं हम एडल्ट्स में। इतनी चीज़ क्लियर है? चिल्ड्रंस की बात करें, बच्चे की बात करें, टिबिया या शाइन बोन से इस्तेमाल करते हैं या एंटीरियर इलियक क्रेस्ट इस्तेमाल करते हैं। तो इतनी चीज़ क्लियर है कि एडल्ट में हम क्या करते हैं? पोस्टीरियर इलियक क्रेस्ट या इलियक स्पाइन इस्तेमाल करते हैं। और चिल्ड्रन की बात करें, तो टिबिया या शिन बोन, साथ में एंटीरियर इलियक क्रेस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम चिल्ड्रंस में। और देखो, अगर देखो मान लो कोई एडल्ट है, ठीक है? उसका पोस्टीरियर इलियक क्रेस्ट से आपने बोन मैरो एग्जामिनेशन नहीं कर पाए, फ्लूइड नहीं निकला, ठीक है? तो अब हम क्या करेंगे? स्टर्नम भी कभी-कभी इस्तेमाल कर लेते हैं। सम टाइम यूज्ड इन एडल्ट्स, एडल्ट के अंदर विद कॉशन। विद कॉशन का क्या मतलब? देखो, ये स्टर्नम बोन है, स्टर्नम बोन जो होती है वो आपके फ्रंट पे होती है, ठीक है? गर्दन के नीचे से लेके आपके चेस्ट के अग्रभाग पर स्टर्नम होती है, उसके ऊपरी हिस्से से हम बोन मैरो एस्पिरेशन करते हैं। इसमें बहुत एक्यूरेसी चाहिए और पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होता है, ठीक है? असहनीय दर्द होता है, इसलिए इसका इस्तेमाल हम बहुत कम करते हैं और बहुत ही अनुभवी लोग ही इसका इस्तेमाल कर पाते हैं, एस्पिरेशन कर पाते हैं, क्योंकि स्टर्नम से बोन मैरो लेना इतनी आसान बात नहीं है, ठीक है? इसलिए इसका इस्तेमाल बहुत ही रेयर कंडीशन में और कॉशन के साथ इस्तेमाल करते हैं। तो इतनी चीज़ क्लियर। कॉमन साइट्स ऑफ सैंपल कलेक्शन क्लियर है। एडल्ट्स के अंदर कहाँ इस्तेमाल करेंगे? पोस्टीरियर इलियक स्पाइन में इस्तेमाल करेंगे। चिल्ड्रन के अंदर टिबिया या शिन बोन से ले लेंगे। इसके अलावा एंटीरियर इलियक क्रिस्ट से भी ले सकते हैं। स्टर्नम में हम कभी-कभी एडल्ट्स के अंदर यूज़ करते हैं विद कॉशन। इतनी चीज़ क्लियर? आगे बढ़ जाओ। नीडल्स के बारे में बात करें, कौन-कौन से नीडल्स हम कॉमन नीडल्स यूज़ करते हैं बोन मैरो एस्पिरेशन के लिए? देखो, एक होती है सलाइन नीडल, एक होती है जेमशेडी नीडल, एक होती है कलीमा नीडल। तीनों नीडल भैया मेरे इम्पोर्टेंट हैं, एग्ज़ाम में आई हुई हैं, तीनों याद रख लो। अब देखो, सालाह नीडल का क्या होता है काम? एस्पिरेशन के लिए। एस्पिरेशन बोले तो सालाह नीडल वहाँ इस्तेमाल की जाएगी जहाँ हमें केवल फ्लूइड चाहिए। सिंपल सी बात है, एस्पिरेशन का क्या मतलब हुआ? फ्लूइड लेना या सेल्स लेना।
तो वहाँ हम क्या इस्तेमाल करेंगे, शैला नीडल इस्तेमाल करेंगे। अब करनी हो बायोप्सी, यानी हमें क्या लेना हो, टिश्यू का टुकड़ा लेना हो, बायोप्सी करनी हो, कोर सैंपल लेना हो, तो हम जेएसडी नीडल इस्तेमाल करेंगे। दोनों में डिफरेंस समझ गए? अगर हमें केवल एस्पिरेशन करना हो, केवल फ्लूइड लेना हो, तो हम शैला नीडल इस्तेमाल करेंगे। अगर हमें टिश्यू का टुकड़ा लेना हो, टिश्यू सैंपल लेना हो, जेएमसीडी नीडल इस्तेमाल करेंगे। कलीमा नीडल एक होती है, ये कहाँ इस्तेमाल करते हैं, पीडियाट्रिक बच्चों के अंदर अगर हमें बोन मैरो एस्पिरेशन करना हो, तो वहाँ हम इस्तेमाल करेंगे कलीमा नीडल। इतनी चीज़ क्लियर है? तो याद रख लेना मेरे दोस्त, अच्छा क्वेश्चंस बनते हैं नीडल से संबंधित। क्वेश्चन देखो कैसे बनते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा बोन मैरो एस्पिरेशन के लिए कौन सा नीडल इस्तेमाल करेंगे? पहला ऑप्शन जेएमसीडी दिया रहेगा, दूसरा सलाह दिया रहेगा। जेएमसीडी पढ़ते ही एसन मार के चले आओगे। बायोप्सी के लिए जेएमसीडी करते हैं इन जनरल। पहली चीज़ तो समझ लो इन जनरल। कभी-कभी बायोप्सी और इसके लिए भी इंटरचेंज हो जाती है नीडल। कोई ज़रूरी नहीं है कि जेएमसीडी से हम केवल वही करें। कभी-कभी इंटरचेंज भी कर देते हैं, ठीक है? फ्लूइड भी निकल आएगी जेएमसीडी से, ऐसी बात नहीं केवल बायोप्सी के लिए इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? इन जनरल मैं बात करूँ, तो पहला ऑप्शन जेएमसीडी है, आप लगाए, चले आए। लेकिन साथ में ये नहीं पढ़ा कि चौथे ऑप्शन में सलाद दे रखा है। तो हमेशा क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना बोन मैरो एग्जामिनेशन में कि एस्पिरेशन पूछा है या बायोप्सी पूछी है, उसके बाद ही आंसर को टिक करके आना। इतनी चीज़ क्लियर है? अब देखो प्रोसीजर कैसे करते हैं, कांस्टेंट, उसके बाद स्टेराइल क्लीनिंग एंड लोकल एनेस्थीसिया। ठीक है? क्या करते हैं, इन्फॉर्म्ड को कांस्टेंट करते हैं, उसको बिल्कुल पोजीशन पे लिटाते हैं, कांस्टेंट करते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, स्टेराइल करेंगे, किसको, क्लीनिंग करेंगे और लोकल एनेस्थीसिया देंगे। ठीक है? नीडल इज इंसर्टेड इनटू चूजन साइड, हम जिस साइड से चूज कर रहे हैं, मान लो चिल्ड्रन है तो टिबिया, एडल्ट है तो पोस्टीरियर इलियक स्पाइन या स्टर्नम, जो भी हम साइड चूज किया है वहाँ हम नीडल को इंसर्ट करेंगे। सैंपल इज कलेक्टेड बाय एस्पिरेशन और बायोप्सी, हमें एस्पिरेशन कर रहे हैं या बायोप्सी कर रहे हैं, उस नीडल के हिसाब से हम सैंपल को कलेक्ट करेंगे। अप्लाई प्रेशर एंड ड्रेस द साइट, प्रेशर को अप्लाई करके जो साइड पर हमने नीडल लगाई थी वहाँ पर ड्रेसिंग कर देंगे। ड्यूरेशन कितनी होती है, 15 से 30 मिनट की होती है ड्यूरेशन। और पेशेंट की पोजीशन कैसी होनी चाहिए, लेटरल और प्रोन होनी चाहिए। इतनी चीज़ क्लियर है? अब देखो स्टैंडिंग क्या-क्या करते हैं हम बोन मैरो एग्जामिनेशन में, ठीक? बोन मैरो एग्जामिनेशन के लिए हम कौन-कौन सी स्टेन इस्तेमाल करते हैं? लिशमन स्टेन इस्तेमाल करते हैं, गिम्सा स्टेन इस्तेमाल करते हैं और राइड स्टेन इस्तेमाल करते हैं। तीनों इम्पोर्टेंट है, याद रख लेना। तो कॉमन स्टेन कौन-कौन से इस्तेमाल किए हम इसमें लिशमन स्टेन इस्तेमाल किया, हमने गिम्सा स्टेन इस्तेमाल किया और हमने राइड स्टेन इस्तेमाल किया। दे आर यूज्ड टू एग्जामिन द मॉर्फोलॉजी ऑफ सेल। अब तीनों सेल्स का क्या काम है, एग्जामिन करना मॉर्फोलॉजी ऑफ सेल, सेल की मॉर्फोलॉजी को एग्जामिन करना। तो इतनी चीज क्लियर है। अगर देखो, अगर गिम्सा स्टेन की बात करें तो ये ब्लड पैरासाइट्स के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि मलेरियल पैरासाइट्स के लिए, ब्लड पैरासाइट, मलेरियल पैरासाइट के लिए कौन सी स्टेन का इस्तेमाल करते हैं, तो आंसर हम गिम्सा लगाते हैं। तो इतनी चीजें छोटी छोटी बातें होती हैं, बिल्कुल याद करके साथ में चलते रहो, ठीक है? मैं एक-एक पॉइंट पे जो-जो भी बात आती है, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, मैं हर एक पॉइंट पे बताता हूँ और हर एक लेक्चर में बताता हूँ। ये नहीं पिछले लेक्चर में बताया था, तो इस लेक्चर में ना बताऊँ। अगर पॉइंट आया है, तो मैं उससे रिलेटेड पॉइंट ज़रूर बताता हूँ कि इससे रिलेटेड एक और पॉइंट हो सकता है, ठीक है? तो ये चीज़ें बिल्कुल ध्यान करके रखते चलो। साथ-साथ नोट्स बनाते हो तो अच्छी बात है, पीडीएफ ले लेते हो तो भी अच्छी बात है, पर कहीं न कहीं लिख लिया करो जो चीज़ें मैं एक्स्ट्रा बताता हूँ, ठीक है? चलो आगे देखो। एक रेशियो होता है जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल माइलॉइड या और इरेथ्रॉइड रेशियो। नॉर्मल माइलॉइड और इरेथ्रॉइड रेशियो, ये भी क्वेश्चंस आता है। इसमें क्या होता है, डब्ल्यूबीसी प्रोड्यूसिंग सेल टू आरबीसी प्रोड्यूसिंग सेल, इनकी क्या होते हैं, रेशियो पूछी जाती है। तो कितनी होती है, 2:1 टू 4:1 होनी चाहिए। इतनी चीज क्लियर है? चलो, व्हाट कैन बी डिटेक्टेड, क्या डिटेक्ट होता है, क्या डिटेक्ट हो सकता है? ओवरऑल सेलुलरिटी डिटेक्ट हो सकती है बोन मैरो एग्जामिनेशन में। हाइपो है, हाइपर है, हाइपर सेलुलर, हाइपोसेलुलर, नार्मोसेलुलर। तो सेलुलर की एक्टिविटी, सेल्स की एक्टिविटी पता चल सकती है। एबनॉर्मल और इमेच्योर सेल्स, कोई सेल एबनॉर्मल है, इमेच्योर है, जैसे ब्लास्ट हो गई, तो ये चीज़ें भी पता कर सकते हैं। फाइब्रोसिस हो गई, नेक्रोसिस हो गई, स्टोरेज मटेरियल्स हो गए, इनके बारे में भी पता कर सकते हैं। इसके अलावा एलडी बॉडीज, एलडी बॉडीज जिसको बोलते हैं लेशमानिया डोनोमनाई, किसका, तो ये चीज़ें छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो याद करते चलो साथ के साथ। इनकी चीज़ें, इनकी डिटेक्शन के लिए भी हम कर सकते हैं, ठीक है? अब देखो बोन मैरो डिसऑर्डर डायग्नोस्ड, बोन मैरो क्या-क्या डिसऑर्डर हो सकते हैं, जैसे एप्लास्टिक एनीमिया। एनीमिया में कौन-सा है, ऐसा एनीमिया है, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, जो बोन मैरो की गड़बड़ी की वजह से होता है, तो एप्लास्टिक एनीमिया है, ये चीज़ याद रखना इम्पोर्टेंट है।
इसके अलावा ल्यूकीमिया एक्यूट या क्रॉनिक भी हो सकता है, मल्टीपल माइलोमा कंडीशंस हो सकती है, माइलोफाइब्रोसिस हो सकता है, माइलोडिप्लास्टिक सिंड्रोम एमडीएस जिसको बोलते हैं, माइलोडिप्लास्टिक सिंड्रोम एमडीएस या मेटास्टैटिक कैंसर्स हो सकते हैं। आयरन बी12 फोलेट डेफिशिएंसी एनीमियाज भी हो सकती हैं बोन मैरो डिसऑर्डर के अंदर। क्लियर है? इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं बोन मैरो डिसऑर्डर होने पे, ठीक है? पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं? जो पेशेंट को अगर क्या-क्या दिक्कत हो सकती है, उसको माइल्ड पेन हो सकता है। माइल्ड पेन तो नहीं, हैवी पेन होता है, पर अगर हम एनेस्थीसिया अच्छे से दें, तो माइल्ड पेन होता है। साथ के साथ ब्लीडिंग होती है, सिंपल सी बात है, हम एस्पिरेशन या बायोप्सी कर रहे हैं, तो ब्लीडिंग तो होगी, ठीक है? लोकल इन्फेक्शन हो सकते हैं इन रेयर कंडीशंस। साथ में रेयर कंडीशन में नीडल ब्रेक हो सकती है, नीडल ब्रेक हो सकती है कभी-कभी कुछ रेयर कंडीशंस में। डिजीनेस हो सकती है या फेंटिंग हो सकती है। ये क्यों होता है? वैसोवेगल रिस्पॉन्स की वजह से। इतना चीज़ क्लियर है? चलो, अब तक हमने जो पढ़ा उसको हम क्विक रिवाइज़ करें, तो क्या-क्या हमने देखा? हमने देखा सैंपल टाइप। सैंपल टाइप कैसा हो सकता है? या तो एस्पिरेशन हो सकता है, वो फ्लूइड हो सकता है, या तो बायोप्सी जो कि कोर सैंपल होता है, ठीक है? कौन-कौन सी नीडल यूज़ की? हमने एस्पिरेशन के लिए सलाह नीडल यूज़ की, बायोप्सी के लिए हमने जेमस्डी नीडल यूज़ की और बच्चों के लिए हमने कलीमा नीडल यूज़ की। साइट क्या-क्या थी बच्चे? साइट थी कॉमन साइट पोस्टीरियर इलियक क्रेस्ट थी। ये किसके लिए थी? ये एडल्ट के लिए थी। चाइल्ड के लिए टिबिया बोन थी या शिन बोन जिसको हम बोलते हैं, उसके लिए अगर एंटीरियर इलियक क्रेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डायग्नोसिस यूज़र के बारे में बात करें, एनीमिया के लिए इस्तेमाल करते हैं, ल्यूकीमिया के लिए इस्तेमाल करते हैं, माइलोमा के लिए इस्तेमाल करते हैं, एमडीएस के लिए इस्तेमाल करते हैं। एमी रेशियो कितना पड़ा मेरे बच्चे? 2:1 से लेके 4:1 ये एमी रेशियो होना चाहिए, ठीक है? कॉमन स्टेन, कौन-कौन से स्टेन हमने पढ़े? जो बोन मैरो एग्जामिनेशन के लिए करना चाहिए, लिशमन करना चाहिए, गिम्सा करना चाहिए, राइट स्टेन करना चाहिए। क्या-क्या रिस्क हो सकते हैं? ब्लीडिंग हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, पेशेंट को फैंटिंग हो सकती है, तो ये कुछ रिस्क हो सकते हैं। अब तक आपने पढ़ा थ्योरी, अब पढ़ रहे हो आप मुझसे, तो अब मुझसे पढ़ रहे हो तो इसका कुछ एक बेनिफिट भी होना चाहिए। बेनिफिट ये है कि अब तक जो आपने पढ़ा वो मैं अब ट्रिक पे ला दूँगा, सिंपल सी बात है। अब बात करते हैं निमोनिक्स और ट्रिक्स की। आपको नहीं कुछ समझ में आया तो आप ट्रिक से रट लो, सिंपल सी बात। सॉरी। सबसे पहले मैं बात करूँ साइट फॉर बोन मैरो एस्पिरेशन, साइट फॉर बोन मैरो एस्पिरेशन। कैसे याद रखोगे? कैसे याद रखोगे? देखो, हिप एसटी, हिप हिप एचटी ये चीज़ याद कर लो, आपको साइड से याद हो जाएँगी। एच फॉर ह्यूमरस इन्फेंट्स यानी नवजातों के अंदर ह्यूमरस बोन से बोन मैरो एस्पिरेशन करते हैं। ये भी अपने आप में क्वेश्चन है, ये लाइन भी याद रख लेना। एच फॉर ह्यूमरस इन्फेंट्स, आई फॉर इलियक क्रेस्ट मोस्ट कॉमन इन एडल्ट्स, पी फॉर पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन मोस्ट कॉमन ओवरऑल, एस फॉर स्टर्नम, स्टर्नम कहाँ यूज्ड इन एडल्ट्स, टी फॉर टिबिया कॉमनली यूज्ड इन इन्फेंट्स। इतना चीज़ क्लियर है? तो ये आपको साइट्स फॉर बोन मैरो एस्पिरेशन के लिए क्या याद करना है? हिप एसटी इस्तेमाल करना है। इतनी चीज़ क्लियर है? आगे देखो, नीडल के लिए क्या याद रखोगे? साज़। नीडल के लिए क्या याद रखोगे? साज़। साज़ फॉर एस फॉर सलाइन नीडल, एस्पिरेशन के लिए एसए। एस फॉर सलाइन नीडल, एस फॉर एस्पिरेशन, ए फॉर एस्पिरेट। एस्पिरेट मतलब सलाह इक्वल टू एस्पिरेशन। इतनी चीज़ क्लियर? जे फॉर जेमस्टडी नीडल, ये करते हैं बायोप्सी के लिए। तो साज़ याद किया तो आपको नीडल भी याद हो गई। आगे देखो, कॉजेज़ ऑफ ड्राई टैप। ड्राई टैप क्या बोले? ड्राई टैप्स मीन फेलियर टू एस्पिरेट मैरो। क्या कॉजेज़ हो सकते हैं जिसमें हम फेल हो जाएँ एस्पिरेट करने के लिए मैरो को, ठीक है? तो इसको याद रखोगे एमएफ हेयर से। एमएफ हेयर मतलब फाइब्रोसिस हो इन जनरल कंडीशंस में, हेयरी सेल या ल्यूकीमिया हो, एप्लास्टिक एनीमिया हो, इन्फिल्ट्रेशन हो, मेटास्टेसिस जिसको बोलते हैं, या रिएक्टिव मैरो चेंजेस हो, इन कंडीशंस में हम क्या होता है? ड्राई टैप होता है। इतनी चीज़ क्लियर है? चलो आगे बढ़ जाओ। बोन मैरो फाइंडिंग या कॉमन डिजीजेस की बात करें तो हमने देखा एप्लास्टिक एनीमिया में, एप्लास्टिक एनीमिया में बोन मैरो कैसा दिखेगा? हाइपोसेलुलर दिखेगा, फैटी मैरो होगा। ल्यूकीमिया की मैं बात करूं तो हाइपरसेलुलर दिखेगा, ब्लास्टेस इंक्रीज्ड हो जाएंगे। माइलोफाइब्रोसिस में कैसा? फाइब्रोसिस दिखेगी, ड्राई टैप होगा। मल्टीपल माइलोमा के अंदर इंक्रीज प्लाज्मा सेल्स हो जाएंगी। आयरन डेफिशिएंसी के अंदर नो आयरन स्टोर, अब डेफिशिएंसी है तो सिंपल सी बात है आयरन स्टोर नहीं होगी। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के अंदर हाइपरसेलुलर और मेगालोब्लास्ट दिखाई देंगे। ये कैसे याद रखोगे? ए प्लास्टिक इज एब्सेंट, ए प्लास्टिक इज एब्सेंट, क्या एब्सेंट? ए प्लास्टिक एनीमिया में हाइपोसेलुलर होता है। ल्यूकीमिया इज लोडेड, ल्यूकीमिया इज लोडेड इक्वल टू ल्यूकीमिया मतलब हाइपरसेलुलर है, हाइपर मतलब बहुत ज्यादा सेल, सिंपल सी बात है ल्यूकीमिया क्या है? सेल से लोडेड है। तो ये सारे ट्रिक्स हैं, बिल्कुल याद रखना।
अब चलते हैं वन लाइनर्स के अंदर। वन लाइनर बेहतरीन तरीके से करते हैं हम हर क्लास में, क्योंकि वन लाइनर से क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में। अब देखो, बोन मैरो इज द सॉफ्ट टिश्यू फाउंड इन द कैविटी ऑफ बोन। हम बात करें बोन मैरो क्या है, बोन मैरो सॉफ्ट टिश्यू है। कहाँ पाया जाता है? कैविटी ऑफ बोन, बोन्स की कैविटी में पाया जाता है। रेड मैरो इज हिस्टोपोएटिकली एक्टिव, हिमेटोपोएटिकली एक्टिव। येलो मैरो इज स्टोर फैट। रेड मैरो क्या होता है? हिमेटोपोएटिकली एक्टिव होता है, और येलो मैरो क्या होता है? इनएक्टिव होता है। ये क्या करता है? स्टोर फैट करता है। मैंने एक ट्रिक बताई थी, खून कैसा है? खून लाल है, तो रेड मैरो में ही खून बनेगा। हिमेटोपोएटिकली एक्टिव क्या होगा? रेड मैरो होगा। फिर मैंने बताया था कि इनएक्टिव क्या है? येलो मैरो है। वो क्या काम करेगा? येलो मतलब स्टोर करेगा फैट को। इतनी चीज क्लियर। आगे देखो, पोस्टीरियर इलियक क्रिस्ट इज द मोस्ट कॉमन साइट फॉर बोन मैरो बायोप्सी। बोन मैरो बायोप्सी के लिए मोस्ट कॉमन साइट क्या है? पोस्टीरियर इलियक क्रिस्ट। इतनी चीज क्लियर है। फिर मैं बात करूं, मैंने बात की नीडल्स की, तो बायोप्सी के लिए कौन सी नीडल? जेएमसीडी नीडल। मैं बार बार ये चीजें बता रहा हूँ कि यही चीजें एग्जाम में आती हैं, इसलिए बार बार बता रहा हूँ, बार बार याद कर लो। एस्पिरेशन के लिए कौन सी नीडल? मैंने बताया एस्पिरेशन के लिए सलाइन नीडल इस्तेमाल करते हैं। फिर माइलॉइड, माइलॉइड टू एरिथ्रॉइड रेशियो कितनी होनी चाहिए नॉर्मल मैरो में? 2:1 या 4 से लेके 4:1 होनी चाहिए। बोन मैरो एस्पिरेशन गिव्स सेलुलर डिटेल्स, बायोप्सी गिव्स आर्किटेक्चर। मतलब बोन मैरो एस्पिरेशन अगर हम कर रहे हैं, हम फ्लूइड ले रहे हैं, हम सेल्स ले रहे हैं, तो क्या देगा? सेलुलर डिटेल्स के बारे में बताएगा। अगर बायोप्सी कर रहे हैं, हम टिश्यू का हिस्सा ले रहे हैं, तो आर्किटेक्चर बनावट के बारे में दर्शाएगा। इतनी चीज क्लियर है। ए प्लास्टिक एनीमिया सोज हाइपोसेलुलर बोन मैरो। हाइपोसेलुलर बोन मैरो किस में दिखेगा? ए प्लास्टिक एनीमिया में। और हाइपरसेलुलर कहाँ दिखेगा? ल्यूकीमिया के अंदर। इतना चीज क्लियर है। ल्यूकीमिया सो ब्लास्ट सेल इन बोन मैरो। तो इतनी चीजें बिल्कुल क्लियर रखो। ल्यूकीमिया इक्वल टू लोड ऑफ सेल्स, तो हाइपोसेलुलर हो जाएगा। फिर मैं बात करूं, माइलोमा शोज प्लाज्मा सेल प्रोलिफरेशन इन बोन मैरो। ठीक है, माइलोमा क्या शो करता है? प्लाज्मा सेल्स की प्रोलिफरेशन। कहाँ? बोन मैरो के अंदर। आयरन स्टेन, अब याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आयरन स्टेन इज यूज टू चेक आयरन स्टोर्स इन बोन मैरो। आयरन स्टेन हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? चेक करने के लिए। क्या चेक करने के लिए? आयरन की स्टोरेज कहाँ पे? बोन मैरो के अंदर। हाइपर सेलुलर और हाइपोसेलुलर दो चीज देखो। हाइपरसेलुलर मैरो इज सीन इन ल्यूकीमिया। मैंने वो ट्रिक भी बताई थी कि ल्यूकीमिया इक्वल टू लोड ऑफ सेल। लोड मतलब बहुत ज्यादा लोडिंग, यानी हाइपरसेलुलर। तो इतनी चीज क्लियर है। एमडीएस और ल्यूकीमिया के अंदर हाइपरसेलुलर दिखेगा। ए प्लास्टिक एनीमिया, ए प्लास्टिक इक्वल टू एब्सेंट। एब्सेंट मतलब सेल एब्सेंट, तो क्या हो जाएंगी? सेल हाइपो कंडीशन में चले जाएंगे, नहीं सेल की कमी हो जाएगी। तो ये दोनों चीजें भी ट्रिक से याद हो जाएंगी। ठीक है, फिर आगे देखो, लिस्मन स्टेन इज कॉमनली यूज फॉर बोन मैरो स्मेयर्स। बोन मैरो स्मेयर्स के लिए हम कौन सा स्टेन इस्तेमाल करते हैं? मोस्ट कॉमनली अगर मैं बात करूँ तो लिस्मन स्टेन इस्तेमाल करते हैं। इन्फेंट्स के अंदर बोन मैरो एस्पिरेशन की साइट क्या होती है? टिबिया होती है। बोन मैरो बायोप्सी गिव्स अ कोर टिश्यू सैंपल। बोन मैरो बायोप्सी क्या करता है? देता है एक कोर टिश्यू सैंपल को। ठीक है, अब फिर मैंने बात की ड्राई टैप की। ड्राई टैप ऑकर्स व्हेन मैरो एस्पिरेशन यील्ड नो मटेरियल। इसको हम बोलते हैं ड्राई टैप कंडीशन। माइलोफाइब्रोसिस कॉजेज ड्राई टैप ड्यू टू मायरोफाइब्रोसिस। माइलोफाइब्रोसिस में क्या होता है? ड्राई टैप कंडीशंस दिखाई देती हैं। क्यों दिखाई देती हैं? क्योंकि मैरो जो होता है वो फाइब्रोसिस कंडीशन में चला जाता है। एलडी बॉडीज, एलडी बॉडीज किसको बोला मैंने? लेशमानिया डोनोमनाई। ये कहाँ दिखता है? बोन मैरो इन काला अज़ार। काला अज़ार डिजीज किसकी कमी, किसकी वजह से होता है? लेशमानिया की वजह से होता है। ठीक है, तो ये चीजें बिल्कुल याद रखना। बोन मैरो इज द साइट ऑफ हिमेटोपोइसिस आफ्टर बर्थ। बोन मैरो क्या होता है? साइट होता है हिमेटोपोइसिस की आफ्टर बर्थ। बर्थ के बाद हिमेटोपोइसिस की साइट कौन सी होती है? बोन मैरो होती है। बोन मैरो एग्जामिनेशन हेल्प इन डायग्नोसिस ऑफ अनएक्सप्लेन्ड एनीमिया एंड पैनसाइटोपिनिया। बोन मैरो एग्जामिनेशन किसकी हेल्प करता है? डायग्नोसिस ऑफ अनएक्सप्लेन्ड एनीमिया की या पैनसाइटोपिनिया की एग्जामिनेशन में हेल्प करता है। बोन मैरो बायोप्सी इज इसेंशियल टू डायग्नोस लिम्फोमास। लिम्फोमास यानी कैंसर के बारे में मुझे स्टडी करनी हो तो हम क्या करेंगे? टिश्यू की स्टडी करेंगे। टिश्यू की स्टडी कहाँ करेंगे? बायोप्सी के अंदर करेंगे। तो बोन मैरो बायोप्सी किसके लिए इसेंशियल्स होता है? लिम्फोमास की डायग्नोसिस के लिए। आगे देखो, ट्रिफाइन बायोप्सी निडिल इज यूज फॉर बोन मैरो कोर बायोप्सी। एक और निडिल आती है जिसको हम बोलते हैं ट्रिफाइन बायोप्सी निडिल। ये कहाँ इस्तेमाल करती है? बोन मैरो की कोर बायोप्सी के लिए इस्तेमाल करते हैं। बोन मैरो सेलुलरिटी डिक्रीज विद एज। बोन मैरो की सेलुलरिटी क्या होती है? एज के साथ डिक्रीज होती है।
बोन मैरो स्मेयर इज एग्जामिनिंग अंडर 1000x मैग्निफिकेशन। अब देखो मैग्निफिकेशन यानी हम बोन मैरो किससे एग्जामिन करते हैं, हम हमेशा माइक्रोस्कोप से एग्जामिन करते हैं। माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन क्या होनी चाहिए बोन मैरो स्मेयर की स्टडी के लिए, तो याद रखना 1000x मैग्निफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है। बोन मैरो इज अ प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मैंने 2 लिम्फॉइड ऑर्गन पढ़ाए थे, किसमें, इम्यूनोलॉजी की क्लास में। इम्यूनोलॉजी जिसने जिसने भी नहीं देखी है, बहुत बेहतरीन क्लास मेरे चैनल पे अब अवेलेबल है, जाके देख लेना इम्यूनोलॉजी की वन लाइनर्स। बहुत डिटेल में मैंने समझाया था क्या होती है प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, क्या होती है सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन जहाँ पे आप जैसे जिस कॉलेज में पढ़ रहे हो, मैंने ट्रिक भी बताई थी, जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हो उसको बोलेंगे हम प्राइमरी, जहाँ पे आप जाके एग्जाम दे रहे हो उसको बोलेंगे हम सेकेंडरी। तो जहाँ पे आप पढ़े, जहाँ पे आप मैच्योर हुए उसको बोलेंगे प्राइमरी, फिर आप जहाँ के फाइट करोगे उसको बोलेंगे सेकेंडरी। तो बोन मैरो क्या होता है, ये प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन होता है। इसके अलावा स्प्लीन वगैरह की बात करें तो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं। फिर आगे देखो, बोन मैरो एग्जामिनेशन कैन डिटेक्ट मेटास्टेसिस ऑफ सॉलिड ट्यूमर्स। बोन मैरो एग्जामिनेशन क्या डिटेक्ट कर सकता है, मेटास्टेसिस ऑफ सॉलिड ट्यूमर्स डिटेक्ट कर सकता है। Presence of less than 20% blast in bone marrow indicates acute leukemia. Acute leukemia की कंडीशन क्या है, presence of less than 20% blast in bone marrow. Bone marrow aspiration is a minor but invasive procedure. Bone marrow क्या है, माइनर प्रोसीजर है बट इन्वेसिव प्रोड्यूसर है। रेटिकुलिन स्टेन की मैंने बात की, रेटिकुलिन स्टेन किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, डिटेक्ट फाइब्रोसिस इन बोन मैरो। बोन मैरो में अगर फाइब्रोसिस है उसकी स्टडी के लिए हम रेटिकुलिन स्टेन का इस्तेमाल करते हैं। बोन मैरो कल्चर हेल्प टू डिटेक्टिंग फंगल एंड माइकोबैक्टीरियल इन्फेक्शन। बोन मैरो कल्चर भी होता है, कल्चर बोले तो हम उनको अगार पे उगाएंगे, ठीक है। हेल्प कराएंगे किसकी डिटेक्शन के लिए, फंगल सेल्स के लिए और माइकोबैक्टीरियल सेल्स के लिए, ठीक है, उनकी इन्फेक्शंस के लिए। इरेथ्रॉइड हाइपरप्लेजिया शो इंक्रीज्ड इरेथ्रॉइड प्रीकर्सर इन बोन मैरो। इरेथ्रॉइड हाइपरप्लेजिया क्या शो करेगा, इंक्रीज्ड इरेथ्रॉइड प्रीकर्सर इन बोन मैरो, ठीक है। आगे देखो, ग्रेन्युलोपोइसिस रेफर टू द फॉर्मेशन ऑफ ग्रेन्युलोसाइट्स इन बोन मैरो। ग्रेन्युलोपोइसिस क्या रिफर करेगा, फॉर्मेशन ऑफ ग्रेन्युलोसाइट्स इन बोन मैरो। मेगा कैरियोसाइट्स प्रोड्यूस प्लेटलेट्स एंड आर फाउंड इन बोन मैरो। अब ये चीज याद रखना, इस चीज से क्वेश्चंस आया हुआ है। देखो बोन मैरो के अंदर, रेड बोन मैरो के अंदर क्या क्या बनता है आपका, आरबीसी बनता है, डब्ल्यूबीसी बनता है, और क्या बनता है, प्लेटलेट बनता है। अब मैं बात करूं प्लेटलेट को कौन सी सेल्स बनाती हैं, तो क्या आप आंसर लगा दोगे, मेगा कैरियोसाइट्स बनाती हैं। इतनी चीज क्लियर है। तो मेगा कैरियोसाइट्स क्या करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं प्लेटलेट को, कहाँ पाई जाती हैं, बोन मैरो के अंदर पाई जाती हैं। तो क्वेश्चन आ जाए प्लेटलेट का निर्माण किसने हुआ या किससे हुआ, तो मेगा कैरियोसाइट से हुआ। इतनी चीज याद रखना है, ठीक है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया शोज एब्सेंस ऑफ आयरन स्टोर इन द बोन मैरो। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया क्या शो करता है, एब्सेंस ऑफ आयरन स्टोर्स कहाँ पे, बोन मैरो के अंदर, ठीक है। विटामिन बी12 डेफिशिएंसी कॉज मिगेलोब्लास्टिक चेंजेस इज मैरो। मैंने हमेशा बताया था मिगेलोप्लास्टिक एनीमिया की एग्जांपल, तो उसमें आयरन बी12 डेफिशिएंसी आई थी। एनीमिया की क्लास नहीं देखी उसको भी ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। तो जब भी मिगेलोब्लास्टिक की बात करेंगे तो बी12 की डेफिशिएंसी देखेंगे किसके अंदर, मैरो के अंदर, ठीक है। आगे देखो, बोन मैरो इज कलेक्टेड इन ईडीटीए और हिपेरिन ट्यूब और फॉर एनालिसिस। अगर बोन मैरो की एनालिसिस करनी हो तो हम ईडीटीए के अंदर कलेक्ट करते हैं बोन मैरो, या फिर हिपेरिन ट्यूब्स के अंदर कलेक्ट करते हैं। सिंपल सी बात, कैसे याद रखोगे, हम कोई भी हिमेटोलॉजिकल टेस्ट करते हैं तो जनरली कहाँ, या तो ईडीटीए वायल में या हिपेरिन वायल में इस्तेमाल करते हैं। पेल्विक बोन आर फ्लैट बोन रिच इन रेड मैरो इन एडल्ट। पेल्विक बोन कैसी बोन है, फ्लैट बोन्स है, किस में रिच होती हैं, रेड मैरो इन एडल्ट, एडल्ट में रेड मैरो में रिच होती हैं। इन्फेक्शियस डिजीज लाइक ट्यूबरकुलोसिस में इन्वॉल्व बोन मैरो। इन्फेक्शियस डिजीज कौन कौन सी हो सकती हैं, जैसे ट्यूबरकुलोसिस, ये क्या करती हैं, में इन्वॉल्व बोन मैरो, ये बोन मैरो को भी इन्वॉल्व कर सकती है अपने साथ साथ। बोन मैरो एग्जामिनेशन शुड बी डन अंडर एसेप्टिक कंडीशंस। बोन मैरो एग्जामिनेशन हमेशा कैसा होना चाहिए, एसेप्टिक कंडीशंस के अंदर डन होनी चाहिए। तो ये था आपका टॉपिक पूरा, बोन मैरो एग्जामिनेशन, बहुत अच्छे से बहुत डिटेलिंग में समझाया। टेंशन ना लो, इससे बाहर एक क्वेश्चन आपको बोन मैरो में देखने को नहीं मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा।
पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट में अपनी राय ज़रूर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ में टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना इसके नोट्स के लिए, और नोट्स साथ साथ बनाते चल रहे हो तो अच्छी बात है, बनाते चलो, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।